हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रीवियस के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वहां से हमारा एक कंक्लूजन ये निकला था कि अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा। अगर हम जैसे स्लिट डिटरमिन करना चाह रहे थे कि किस स्लिट में से इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा, तो आपने देखा था कि जैसे ही हमने उसके रास्ते में कुछ लाइट सोर्स रखा था, तो क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन ने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया था। तो इस लिहाज से आप देखते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है। मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर देखेंगे तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। वेव बिहेवियर ही चीज अनसर्टेन, तो दूसरा वेरिएबल जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है। और अगर हम दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं तो पहला अनसर्टन हो जाता है, यानी उसको कैलकुलेट करने में फिर हमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बेसिस। ठीक है ना। क्लासिकल में क्या है कि हमारे पास क्लासिकल डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है। हम कोई भी चीज मालूम करना चाहें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज दूसरी चीज को जो है वो इफेक्ट नहीं करती। यानी कि मतलब अगर हम पोजीशन मेजर करें और साथ मोमेंटम मेजर करें तो दोनों हम मेजर कर सकते हैं क्लासिकल में। ठीक है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम मेजर करते हैं ना, पोजीशन। तो जब हम मोमेंटम मेजर करने लगते हैं तो आ, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो अनसर्टन हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो पोजीशन की मेजरमेंट थी ना, वो सिस्टम को डिस्टर्ब करती थी, सिस्टम को परटर्ब कर देती थी, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम अब एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं हो सकता। तो एक्चुअल जो रीजन है बिहाइंड दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज परटर्बेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है एक्ट ऑफ मेजरमेंट से। ठीक है ना। क्लासिकल में क्या होता है कि वहां पर जो सिस्टम होता है वो मेजरमेंट से डिस्टर्ब नहीं होता। क्वांटम का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिस्टम इतने डेलिकेट होते हैं, इतने आप कह रहे हैं सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि माइक्रो वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जब हम मेजर करने लगते हैं ना, तो जाहिर है मेजर तो किसी चीज से करेंगे ना। तो वो जो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इधर डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट, जो कि यूजुअली माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है वाया फोटॉन्स और इस तरीके की टेक्निक्स से। लेकिन इनमें वो जो फोटॉन्स हम फॉल करते हैं मेजर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसके ऊपर कोई फोटोन कॉल करेंगे और वो फोटोन जो है वो जब वहां से कोलाइड होकर वापस आएगा तो उस फोटोन की एनर्जी के डिफरेंसेस से हमें पोजीशन की कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब क्या होता है कि एक्चुअली जो जो फोटोन है, जब वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को वो अपने ऑर्बिट में नहीं रहने देता, बल्कि उससे एक्साइट कर देता है या डी एक्साइट कर देता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल स्टेट में ही नहीं होता। अब जब वो एक्चुअल स्टेट में ही नहीं होता तो हम एट द सेम टाइम अगर हम मोमेंटम मेजर करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? वो एक्यूरेट नहीं होगा, बल्कि वो अनसर्टन होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम परटर्ब हो गया पहली मेजरमेंट से। यानी दो मेजरमेंट्स हम एट द सेम टाइम अगर करेंगे ना, तो पहली मेजरमेंट तो ठीक आएगी लेकिन दूसरी मेजरमेंट ठीक नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कुछ टाइम गैप देने दरमियान, यानी पोजीशन अब मेजर करें और मोमेंटम हम फॉर इंस्टेंस के 1 आवर बाद हम उसको कैलकुलेट करें, तो फिर जो है मुमकिन है कि वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट आ जाए। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि एट द सेम टाइम पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद एक्यूरेसी। और दूसरी इसमें ये है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एट द सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, यानी लाइक कंपोनेंट के दरमियान ये अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है ना। अनलाइक ये नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, उन दोनों को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है ना। लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पर आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल एक्स। डेल एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय डेल पी एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2। ठीक है ना। तो ये एच कट बाय 2 एक कांस्टेंट है जो कि एम्पेरिकली जो है वो कैलकुलेट किया गया है, और एच कट जो है वो एच ओवर पाई के इक्वल है। अब इसमें आप देखें कि अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फॉर एग्जांपल, या हम कह लें पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो है, यानी हम एक्यूरेटली जानते हैं डेल एक्स जीरो होने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 100% होना। तो अगर ये जीरो हो और ये जीरो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाए तो डेल पी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो जब दूसरी साइड पर डिवाइड होगी तो डेल पी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। यानी कि अगर हमें एक्स एक्यूरेटली नोन हो तो पी जो है वो बिल्कुल अननोन हो जाएगा, यानी उसमें अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना।
तो ये है कि हम साइमल्टेनियसली जो है इनको मैयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से एनर्जी और टाइम में है, अगर आपके पास एनर्जी आप मालूम करना चाहते हैं, टाइम, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एनर्जी आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो टाइम, लाइफ टाइम या टाइम इंटरवल जो है वो आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, और अगर आप टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो आप एनर्जी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान भी एक रिलेशन अनसर्टेनिटी का है। तो कोई भी जो भी ये कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं उनमें से एक वेरिएबल को आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल जो है वो जो है वो अनसर्टन हो जाएगा। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सामने रखते हुए आपने ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी कि हम उसमें प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। जिस तरीके से डबल स्लिट में हमने स्लिट 1 से पास हुआ, मुमकिन है स्लिट 2 से पास हुआ, 50% चांसेस हैं कि स्लिट 1 से पास हुआ है, 50% चांसेस हैं कि स्लिट 2 से पास हुआ है, बट हम 100% एक्यूरेट बात नहीं कर सकते क्वांटम में। इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है, यानी इसमें हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी जगह पर है तो हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन x = 5 सेंटीमीटर पर है सपोज, ठीक है ना, हम ये एक्यूरेटली नहीं बता सकते, बल्कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन लाई करता हो। ये है प्रोबेबिलिस्टिक नेचर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, ठीक है ना, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन उठता होगा कि फिर क्वांटम का क्या फायदा है कि अगर हर चीज की हम चांसेस ही बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम एग्जैक्ट तो कुछ बता ही नहीं सकते क्वांटम में, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स का क्या फायदा, ठीक है ना। तो क्लासिकल में तो हम सब कुछ बता सकते थे, ये यहाँ पर पोजीशन है, मोमेंटम है, सब कुछ। तो देखें अब थोड़ा सा इस पर गौर करने की जरूरत है। क्लासिकल क्या है, वो डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन जस्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो वो डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक के बारे में वो कुछ भी नहीं बताती, ठीक है ना। क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक के बारे में तो कुछ भी नहीं बताती। अब अगर एक जगह पर हमारे पास नो नॉलेज है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, लेकिन क्वांटम में हमारे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन तो है। यानी एक चीज के बारे में बिल्कुल अननोन होना और एक चीज के बारे में कुछ चांसेस का पता होना, तो इनमें फर्क तो है ना, कि कुछ चांसेस का हमें पता होगा तो हम उस पार्टिकल के करीब पहुंच सकते हैं, हम उस पार्टिकल को ट्रेस करने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिटरमिन करे 100%। इतनी भी आपकी साइंस ने तरक्की की है, लेकिन स्टिल जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिटरमिन नहीं किया गया, और ये बिलीव करना शुरू कर दिया गया है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की नेचर है कि ये डिटर्मिनिस्टिक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मुमकिन है कि ये भी थ्योरी इन फ्यूचर को भी 100 साल 200 साल बाद इस थ्योरी को भी चैलेंज कर लिया जाए और कोई नई थ्योरी इसकी जगह आ जाए। जिस तरीके से पास्ट में भी बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कुछ चैप्टर 1 में पढ़ी भी हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये बिलीव किया जाता था कि बस ये तो इसी तरीके से ही है, लेकिन बाद में फिर डेवलपमेंट्स में मुमकिन है कि इन फ्यूचर भी ये चीजें चेंज हो जाएं, ये आइडियाज चेंज हो जाएं। इवन ये जो आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है ना, ठीक है ना, डेल एक्स डेल पी, ये आपको बजाय बड़ा सिंपल सा लॉ नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये एक लॉ गलत साबित हो जाए ना, ठीक है, पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है इसी पर बेस करती है, अनसर्टेनिटी के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर ये अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में चेंज हो जाए इन फ्यूचर, ठीक है, तो पूरी की पूरी जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है वो फेल हो जाएगी, यानी उसके बाद उसकी जो बेस ही इसी अनसर्टेनिटी के ऊपर है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। तो अगर ये डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन हो जाए तो फिर तो जाहिर है पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो लेकिन एक चीज ये है, एक जो पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा वो ये है कि मतलब अब जैसे क्लासिकल फिजिक्स थी उस वक्त, आज से बहुत पहले, ठीक है ना, यानी 1900 की जो एरा था या उससे भी पहले 1850 एंड उसके राउंड अबाउट, तो उस वक्त तो क्लासिकल को पावरफुल टूल माना जाता था।
तो उसके बाद फिर क्वांटम ने उसको सुपरसीड किया। लेकिन स्टिल जो क्लासिकल फिजिक्स है उस वक्त की क्लासिकल भी, वो भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए फिर भी उसको वो डिटरमिन कर लेती है। यानी कि अभी भी वो क्लासिकल फिजिक्स एक पावरफुल टूल है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और हम बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लासिकल ही यूज करते हैं अभी भी, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस वक्त बिल्कुल ही गलत पढ़ते रहे हैं, इतने 100 साल फिजिक्स उस वक्त के थे वो बिल्कुल ही गलत पढ़ते रहे हैं, नहीं। बल्कि थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली जब अप्लाई हो रही होती है एक चीज के ऊपर, तो आने वाले वक्तों में एक नई थ्योरी आ तो सकती है कि जो इस थ्योरी से ज्यादा एडवांस हो, लेकिन जिस एरा के अंदर ये थ्योरी सक्सेसफुल है, जिस आप कह लें कि रेंज ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो वो वैलिड रहती है। अब जिस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट हैं। आप देखें कितनी टेक्नोलॉजी आई है, ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, या इवन जो 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 नए नए मटेरियल्स बनते हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन हो रही है, ये सारी चीज इन पर सक्सेसफुली अप्लाइड है क्वांटम मैकेनिक्स, सही। तो अब आगे अगर आप माइक्रो से आप पीको पार्टिकल्स आ जाएं या फेम्टो पार्टिकल्स आ जाएं, 10⁻⁻15 मीटर की डायमेंशन के पार्टिकल और छोटे पार्टिकल्स आ जाए, मुमकिन नहीं वहां पर ये क्वांटम मैकेनिक्स भी कहीं जाकर किसी लिमिट पर जाकर फेल हो जाए, फिर इसके बाद कोई और थ्योरी आ जाए। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर स्टिल फिर भी ये सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि अभी ये सक्सेसफुल चल रही है। जिस तरीके से मैक्रो पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल अभी भी सक्सेसफुल जो है वो चल रही है। तो इस तरीके से यानी कि थ्योरी जो है वो उसकी डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक वे में होती है, और जाहिर है वो किसी न किसी एरा के अंदर हमेशा के लिए सक्सेसफुल रहती है, जबकि उसके जाहिर है उसके हिडन और बहुत सारे आपको पता है कि एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो कि इन फ्यूचर अभी एक्सप्लोर होने होते हैं, और इसी को ही रिसर्च कहते हैं कि एग्जिस्टिंग थ्योरी को लेकर उसमें से नया कोई आइडियाज को एक्सप्लोर करना, या उसके अंदर जो उसको हम कहते हैं रिसर्च गैप, यानी कि ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ नीडेड है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब इस जो एग्जिस्टिंग चीज़ है इसके अंदर क्या कमी है कि जिसकी वजह से ये फ्लॉ आ रहा है, उस कमी को पहले समझना और फिर उसको दूर करने के लिए सजेशन देना, यही इसी को ही रिसर्च कहा जाता है। और ज़ाहिर है ये डे बाई डे जो है सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इवन जो ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके अंदर डे बाई डे ये डेवलपमेंट्स होती रहती है। अच्छा, हम अपने पॉइंट पर आते हैं, ये थोड़ी सी जनरल सी डिस्कशन हो गई कि क्वांटम जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है इसकी। प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि आपके पास हर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव है जिसको आप मैटर वेव कहते हैं, ठीक है ना, सही है ना, मैटर वेव। अब मैटर वेव को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए जो उस वेव को डिस्क्राइब करे, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन, और उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साई और ये फंक्शन होता है पोजीशन और टाइम का, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आइडिया बॉर्न ने दिया, ठीक है ना, इसको हम बॉर्न प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। 1927 के अंदर बॉर्न ने जो है ना ये वेव फंक्शन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि हम पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन होगा, यानी कि जिस तरीके से इन जनरल जो एक कम्प्लेक्स पार्टिकल होगा, रियल नहीं होगा, लेकिन इन स्पेशल केस ये रियल भी हो सकता है, ठीक। तो अगर हम इसका स्टेरिक लें, यानी कि कम्प्लेक्स कंजुगेट लें, और फिर इसको उसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर दें, साई स्टेरिक मल्टीप्लाइड बाई साई, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा साई मॉड स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि साई स्टेरिक इनटू साई को हम साई मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किसी वॉल्यूम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 डायमेंशन के अंदर, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। यानी वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए बगैर हम करेंगे तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी की वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये बॉर्न का आइडिया था कि प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर हम प्रोबेबिलिटी को फॉर द होल स्पेस इंटीग्रेट कर दें, यानी कि जो भी स्पेस अवेलेबल ऑल स्पेस पर इंटीग्रेट कर दें, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको अगर ऑल स्पेस पर इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर 1 आएगा, यानी कि मैक्सिमम चांसेस जो है किसी चीज के वो 1 होते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। स्टैटिस्टिक्स में 100% को 1 से हम शो करते हैं, ठीक है ना। 100% प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब हम पूरी स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, यानी कि हर जगह चांसेस चेक कर लेंगे। अब यूं समझ लें, एक रूम के अंदर अगर आपने कोई चीज अंधेरा है और उसके अंदर आपने कोई चीज रख दी है, ठीक है,
तो आप कैसे 100% चांसेस कैसे हैं कि आप वो चीज ढूंढ लें? वो 100% चांसेस तब हैं कि अगर आप पूरे कमरे की एक एक पार्ट को आप चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको देख तो नहीं रहा, आप अंधेरे में देख रहे हैं, पूरे कमरे की एक एक सेंटीमीटर को आप चेक कर लें, ठीक है, तो फिर आपके पास चांसेस 100% है कि आप कहीं ना कहीं उस पार्टिकल को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कॉर्नर को देखते हैं तो कुछ चांसेस है कि मुमकिन है कि वो मिल जाए, मुमकिन है ना मिले। दूसरे कॉर्नर को देखेंगे जस्ट, तो मुमकिन है कि वो मिले ना मिले। लेकिन अगर आप हर जगह रूम के हर एक ऑल स्पेस को इंटीग्रेट कर देंगे उस रूम की, तो कहीं ना कहीं से वो पार्टिकल आपको मिल जाएगा, यानी कि 100% चांसेस है कि आपको पार्टिकल मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर हम होल स्पेस पर इंटीग्रेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, तो फिर तो हम श्योर होंगे कि कहीं ना कहीं पार्टिकल स्पेस से बाहर तो नहीं जा सकता, पूरी स्पेस में ही रहेगा, तो वो 100% होगा और 100% को 1 से शो किया जाता है। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है ना। बॉर्न प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के अंदर इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं।